हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ईवीएस के टीचिंग मेथड। ईवीएस आता है पीआरटी एग्जाम में, एचटेट हो या फिर मेन एग्जाम हो, स्क्रीनिंग पेपर हो, उसमें 30 मार्क्स का ईवीएस आता है पीआरटी लेवल प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है उसमें सिलेबस के साथ कुछ पेडागोजी के का पार्ट दे रखा है, यानी कि टीचिंग मेथड से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 30 मार्क्स दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ की ईवीएस एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ें, साथ में फिर आप 6, 7, 8 की ज्योग्राफी को भी पढ़ें। ठीक है, और पेडागोजी को मैं यहाँ करवाऊंगी। इससे पहले मैंने एक इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास ली थी, 2.5 घंटे की क्लास है। उसमें ईवीएस इंग्लिश पेडागोजी के जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं या जितने मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आ सकते हैं फ्यूचर एग्जाम्स में, वो सारे कंसेप्ट मैंने उस क्लास में कंप्लीट किए हैं। आप वो देख सकते हैं इंग्लिश की पेडागोजी के लिए। और आज हम करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। सबसे पहला पेज क्या लगाया है मैंने, सबसे पहले पेज पर ईवीएस का क्या लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस को देखें एक बार। सिलेबस को देखें तो क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंटेंट। ठीक है, क्या लिखा है पहले, एनवायरमेंटल स्टडीज कंटेंट। इसमें एनवायरमेंटल स्टडी जो सब्जेक्ट है वहां से ये वाले पार्ट्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये सारे टॉपिक सेकंड, थर्ड, फोर्थ की ईवीएस में दे रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के नीचे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इतना छोटा लेवल, मतलब पीआरटी वाला टीचर है उसको 5वीं तक का ही सिलेबस नहीं आता है, उसको 10 तक का आता है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करें और अपने कंसेप्ट को थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए आप थोड़ी बड़ी क्लासेस की बुक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। जैसे डिजीज है, अब डिजीज वाला टॉपिक में से ईवीएस में क्वेश्चन आता है। अब छोटे क्लासेस को तो 4-5 डिजीज करवा दी जाती है ना, जो विटामिन की कमी के कारण होती है या किसी डेफिशिएंसी के कारण होती है। बट आप थोड़ा सा उसको 6, 7, 8 की जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं वहां से पढ़ें। ऐसे ही जैसे वायु है, हवा है, जल है, ये छोटे क्लासेस में थोड़ा सा मतलब नैरो कंसेप्ट के साथ बताया जाता है। आप थोड़ा सा एग्जाम को क्रैक करना है, साथ में जॉब लेनी है, तो आप उसको डीप में पढ़ने के लिए 6, 7, 8 की साइंस की बुक पढ़ें, साथ में आप ज्योग्राफी की बुक को भी पढ़ें। ठीक है, फिर आज जो हम करेंगे वो कौन से टॉपिक करेंगे, पेडागोजिक इश्यूज। ठीक है, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। ईवीएस का कंसेप्ट क्या है और उसका स्कोप क्या है, फिर उसके सिग्निफिकेंस क्या है और साथ में उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये पढ़ेंगे। ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम सोशल साइंस को भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम साइंस को भी पढ़ते हैं और इसके अंदर हम एनवायरनमेंट को भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट का कंसेप्ट कब आया था, एनसीईआरटी 2005 में आया था। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि आपकी पर्यावरणीय शिक्षा और उसका अध्ययन किस तरीके से करेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस के साथ उसका स्कोप कैसा है, उसके रिलेशंस कैसे हैं, सोशल साइंस के साथ उसका रिलेशंस कैसे हैं। ये टॉपिक किसी और क्लास में करवाऊंगी, 2-3 टॉपिक बीच के छोड़े हैं मैंने। फिर उसके बाद आएंगे हमारा सीसीई, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स की क्या जरूरत है, और एक होती है शिक्षण विधियां, जो हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, अब ईवीएस में हम कह देते हैं कि भ्रमण विधि, बच्चे को ले जाकर, जैसे तालाब है, पौंड है, आप उसको वहां उस जगह पर ले जाकर उसको रूबरू करवाओगे कि ये तालाब है, इसका इकोलॉजिकल सिस्टम किस तरीके से बैलेंस में रहता है। इस तरीके से भ्रमण विधियां, ये सब चीजें आज हम इसमें करेंगे। 1-2 टॉपिक्स हैं वो किसी और क्लास में करवा दूंगी, मैक्सिमम टॉपिक आज हम क्लियर कर लेंगे। यानी कि अगर 15 नंबर का ईवीएस आता है, मतलब ये पेडागोजिकल ईवीएस आता है, उसमें से ये लगा लो 6-7 नंबर का आज हम कर लेंगे, क्योंकि टोटल 30 नंबर का सब्जेक्ट है, 15 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा और 15 नंबर का क्या रहेगा, टीचिंग मेथड्स रहेंगे। और टीचिंग मेथड में से आज हम 6-7 नंबर को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास का टाइम खराब करे बिना अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट स्कोप ऑफ ईवीएस, यही लिखा हुआ था।
जब सिलेबस डिस्क्राइब किया उसके अंदर पहला टॉपिक यही लिखा हुआ था। तो ईवीएस का सब्जेक्ट क्या है, ये मतलब इसका स्कोप क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है कि ईवीएस के अंदर हम लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को भी, क्योंकि हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, उसके अंदर लिविंग कंपोनेंट भी है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है। सब मिलाकर ही तो हमारा पर्यावरण बनता है ना। जैसे कि जल हो गया या फिर सन हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और जितने भी लिविंग, जो सांस लेते हैं, जो चल सकते हैं, जिसकी ग्रोथ होती है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को जन्म देते हैं, वो क्या है, हमारे लिविंग कंपोनेंट। पर्यावरण सभी भौतिक मतलब फिजिकल और बायोलॉजिकल मतलब जैविक कारकों का योग है। आपसे पहला क्वेश्चन, जो पहली लाइन है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंदर क्या क्या आते हैं। तो पर्यावरण के अंदर क्या आते हैं, भौतिक और जैविक घटक आते हैं। ठीक है, भौतिक को बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट और जैविक को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस किस का योग है, रसायन और कई सारे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो जीवों का अस्तित्व, अब ये यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये पर्यावरण में भौतिक होगा और जैविक होगा, तभी जीव की क्या होगी, वृद्धि होगी। पानी है, पानी जीने के लिए चाहिए, वो किस में पढ़ते हैं, भौतिक में पढ़ते हैं। विकास होगा उसका और उसका पुनरुत्पादक होगा, मतलब वो फिर से जन्म लेंगे, को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। घटकों के आधार पर पर्यावरण को दो तरह से विभाजित किया गया, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घटकों के आधार पर पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो घटकों के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक क्या आता है, भौतिक घटक, जिसको फिजिकल एनवायरमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल घटक, यानी कि जैविक पर्यावरण। अब भौतिक घटक में क्या क्या पढ़ेंगे, भौतिक घटक में क्या आएगा, सथल मंडल। भौतिक घटक में क्या आएगा, जो लिथोस्फेयर पढ़ते हो, अर्थ का एक पढ़ते हो ना लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर आएगा। और क्या आएगा, जलमंडल आ गया, पृथ्वी आ गया, जल घटक आ गया, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आ गया, लिथोस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फेयर आ गया। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ये सब किस में आएंगे, भौतिक पर्यावरण में। और जैविक में क्या आएगी, जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु हैं, माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स उसमें आगे, जितने भी फ्लोरा और फौना है, यानी कि फ्लोरा किसमें पढ़ते हैं, पौधों में, और फौना किसमें पढ़ते हैं, प्राणियों में। जितना भी फ्लोरा फौना है, जीव है, सूक्ष्म जीव है या वनस्पति है, वो किसमें आएगा, जैविक पर्यावरण में। अब दूसरा टॉपिक आता था स्कोप ऑफ ईवीएस, मतलब इसका स्कोप कितना है। तो पहली बात यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ईवीएस का स्कोप कैसा है। ईवीएस का स्कोप वाइड है, और हिंदी वाले बच्चों को क्या लिखा मिलेगा, ईवीएस का स्कोप कैसा है। ईवीएस का स्कोप व्यापक है, ब्रॉड लेवल पर ईवीएस को पढ़ा जाता है, क्योंकि ईवीएस में सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, ईवीएस के अंदर हम विज्ञान को भी पढ़ते हैं, और ईवीएस के अंदर हम वातावरण को भी पढ़ते हैं। सारे कंपोनेंट जब मिला देंगे तभी हमारा ईवीएस कंप्लीट होता है। अब ईवीएस छोटी क्लासेस में क्यों पढ़ाया जाता है, बड़ी क्लासेस में इसको किसी ना किसी रूप में एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इसको जरूर पढ़ाया जाता है। चाहे आप वहां पर एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप वहां पर इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, ईवीएस को कंपलसरी पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर पर्यावरण को ज्ञान नहीं होगा तो समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, या हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे। रिसोर्सेज का मतलब हो गया, जैसे कि जल खत्म होता जा रहा है। अब ऐसे तो कहने को तो अर्थ है वो 71% पानी से ढकी हुई है, लेकिन यूजेबल वाटर की कमी होती जा रही है। कोयला है हमारे, ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको कम से कम उपयोग करना, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको प्रिजर्व रखना, इसको कंजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसको हम चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर पढ़ते हैं। कोई भी कोर्स करते हैं हम ईवीएस को कन्फर्मली पढ़ते हैं। छोटी क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने की बजाय एक ही सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको आसपास का ज्ञान देना होता है, उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, उनको रूबरू करवाना होता है कि ये हमारे लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनसे डिजीज होती है, इनको प्रिजर्व करना है। ये जैसे कि वो आता है, ट्रैफिक रूल वाला चैप्टर्स आता है बच्चों की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आता है। ठीक है, ये सब आसपास का ज्ञान बच्चों को देना होता है, इसलिए हम छोटी क्लासेस में इसको ईवीएस को पढ़ाते हैं। अदरवाइज ईवीएस का कंसेप्ट क्या है, बहुत ही वाइड है, ब्रॉड है, या हम उसको कह सकते हैं व्यापक है। इट कवर मैनी एरियाज। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से हमारे,
कोयला, पेट्रोल, फ्यूल, जल, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पारिस्थितिकी पहलू यानी इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हम फूड चेन, फूड वेब पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि इकोलॉजी को बैलेंस कैसे करेंगे, इसी के अंदर ईवीएस में ही पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी पहलू या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इसको पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण संरक्षण, यानी कि हमें पॉल्यूशन से बचाना है। अब हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पॉल्यूट हो जाएगा, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, जैसे कि पहाड़ों पर से बर्फ पिघल रही है, किसके कारण पिघल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पड़ रही है। नदियों में बाढ़ आ रही है ना, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, सारा का सारा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आ रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाने के लिए हमने हमारे इसको पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन से बचाना पड़ेगा। प्रदूषण प्रबंधित करना यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूशन, ये किसी एक क्लास में सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं। संबंधित सामाजिक मुद्दे, जो हमारे आसपास के सोशल इश्यूज हैं, वो हम इसमें ईवीएस में पढ़ते हैं, जैसे कि समाज हो गया, परिवार हो गया, रिश्तेदार हो गया, फिर घर हो गया, है ना, किस टाइप के घरों में हम रहते हैं, कौन से एरिया के लोग किस टाइप के घर बनाते हैं, समाज के बारे में बताना, रिश्तेदारों के बारे में बताना, यानी कि हम सोशल कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं इसके अंदर। पर्यावरण पर जनसंख्या का प्रभाव, यानी कि जो हमारा ये एनवायरमेंट है, इसके ऊपर पॉपुलेशन का कितना इफेक्ट आता है। जितने ज्यादा जनसंख्या होगी, हमारे रिसोर्सेज का अंधाधुंध उपयोग होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वो हमारी एक पर्यावरणीय मुद्दा बन जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं एनवायरमेंटल इशू बन जाएगा। प्राकृतिक संसाधन निर्वाह और पर्यावरण प्रबंधन, यानी कि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, अब उनको भी बचा कर रखना है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी में। सस्टेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड, ये इसी को इंग्लिश में लिखा हो। ईवीएस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जंगली जीवों को बचाना, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, इसमें पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ ईवीएस इन द इंडस्ट्री के अंदर, अब मान लो किसी इंडस्ट्री को लगाना है, वहां पर बहुत बड़ा एक हमारा क्या है, पेड़ पौधे हैं, हमारा एक जंगल है, फॉरेस्ट है। अब इंडस्ट्री को लगाने के लिए फॉरेस्ट को काट देंगे, ठीक है, तो क्या सरकार उसको अलाउ करेगी कि इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को साफ करके, क्लीन करके आप वहां पर इंडस्ट्री लगा दो? नहीं करेगी। बट आप फिर उसका कुछ अल्टरनेट बता सकते हो कि हमने यहाँ से इतने पेड़ पौधे लगाए, उखाड़े हैं, और इतने बदले में हम यहाँ पर लगाएंगे, या हम इसको हटाकर ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जिसका पॉल्यूशन से कोई लेन देन नहीं है। यानी कि जैसे कि कंप्यूटर पर काम करने वाली कोई भी, हमने एक फैक्ट्री तो नहीं बोल सकते, फैक्ट्री में तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को जलाया जाता है, कुछ कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनका यूज किया जाता है। और लेकिन जो ऑफिसेज होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ऑफिसेज होते हैं, जिसके अंदर पॉल्यूशन का कोई रोल नहीं होता, उस टाइप का कुछ ऑफिस लगाने के लिए अगर हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि कुछ फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया जाए, ठीक है, जैसे कि गुड़गांव है, नोएडा है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे पॉल्यूशन। बट जो फरीदाबाद वाला एरिया है, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ऐसी लगी हुई है, और दिल्ली प्रदूषण से पूरी तरीके से भर चुकी है, क्योंकि वहां जो इंडस्ट्री है, उससे जो कोयला जलता है, धुआं निकलता है, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो एक बेहद ही, बहुत ही खतरनाक सूचक का काम करता है। तो स्कोप ऑफ ईवीएस इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को लगाने के लिए भी पहले हमें ईवीएस को देखा जाता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट स्टडी का अध्ययन किया, एनवायरनमेंट स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी। ये भी एक टॉपिक था कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, एनवायरनमेंट स्टडी को पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। यह हमें जीवन के लिए पानी, हवा, भोजन प्रदान करने में मदद करता है। यानी कि एनवायरनमेंट स्टडी है, उसी से हमें पता चलता है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, और जिसके अंदर क्या होता है, बैलेंस डाइट, भोजन प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। बैलेंस डाइट के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रोटी खाते रहे, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए। यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में हम छोटी क्लासेस की ईवीएस के बुक में ये चैप्टर आता है।
संतुलन बनाने में मदद करता है, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। अब जैसे कि क्या पढ़ते हैं हम, फूड चेन पढ़ते हैं ना, उसमें शेर ने बकरी को खा लिया, शेर को गिद्ध ने खा लिया, इस तरीके से जो एक चेन सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक फैक्टर कम हो गया तो उस पर आने वाले जो दूसरे डिपेंडेंट, जो उसके ऊपर जो डिपेंड है, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहले हमने हमारे आसपास में छोटी छोटी चिड़ियाओं को देखते थे, रंग बिरंगी चिड़िया आती थी, अब कहाँ आती, नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस था वो अनबैलेंस की कंडीशन की तरफ मूव होता जा रहा है। और किसके कारण, कौन है उसका जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम अपने फायदे के लिए दूसरे का जो फायदा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, खुद के फायदे के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे दूसरी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ था वो अनबैलेंस की कंडीशन में मूव होता जा रहा है। प्रश्न उत्तर पूछने के लिए आवश्यक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रदान करता है, जो समस्याएं आज हमारे गृह सामना कर रहे हैं। यानी कि ये एनवायरनमेंट है, ये हमें प्रश्न पूछने के लिए या उत्तर जानने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। क्योंकि जैसे ईवीएस की क्लास में बच्चे पूछते हैं कि धरती रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ वो ऐसे घूम रही है तो उसको रोटेशन कहेंगे या उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे, और ऐसे घूम रही है तो उसको रोटेशन कहेंगे या रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो दिन और रात बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, और जो मौसम बनते हैं, सीजन बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं। धरती अपने एक्सिस पर क्यों झुकी हुई है, ऐसे ऐसे क्लासेस में, छोटे छोटे क्लासेस में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब तुम्हें भी पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे कि अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कितने टाइम में करती है और रोटेट कितने टाइम में करती है। और रोटेट करती है तो दिन रात बनते हैं या सीजन बनते हैं। आंसर बता ही देती हूँ, जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई होती है ना, ऐसे टिल्ट होती है, और वो अपने उसके ऊपर ऐसे घूमती है, रोटेट करती है, खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है, उससे दिन रात बनते हैं। जब रिवॉल्व करती है तब वो क्या बनाती है, सीजन बनाती है। ये भी ईवीएस की ही सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे पीआरटी लेवल में, कि अर्थ रोटेट करती है तो क्या बनाएगी, और रिवॉल्व करेगी तो क्या बनाएगी। और रिवॉल्यूशन 365 डेज में करती है, और रोटेशन कितनी देर में करती है, 24 आवर्स में। उसी की वजह से तो क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। अर्थ जो रोटेट करती है 24 घंटे में रोटेट करती है, और रिवॉल्व करती है तब क्या बनते हैं, साल बनते हैं, या उसी से क्या कहेंगे हम, सीजन बनते हैं। कितनी एक्सिस पर झुकी हुई है अर्थ, 23.5 डिग्री पर अर्थ झुकी हुई है। कैसे लिखा आता है 23.5 डिग्री, क्या है, अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक है, और उसके कारण वो क्या करती है, वो दिन रात बनाती है, और खुद की एक्सिस पर ही वो रोटेट करती है। बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में जागरूक करती है। जो ईवीएस है वो स्टार्टिंग स्टेज में पढ़ाई जाती है, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती है, तो उससे बच्चे को ज्ञान होता है, समुंदर क्या है, नदी क्या है, भोजन कैसा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, एक्सीडेंट रूल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनको प्रिजर्व किस तरीके से रखेंगे, फिर एग्रीकल्चर के बारे में बच्चा समझता है, फिर हमारे पास पड़ोस के बारे में समझता है, विद्यालय क्या है उसके लिए, ठीक है, उसका रिश्तेदार क्या है उसके लिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन बच्चा किस में करता है, इन सब का अध्ययन बच्चा ईवीएस में करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों में भाषा, अवलोकन, रिकॉर्डिंग, भेद, वर्गीकरण, निष्कर्ष, चित्रकारी, डिजाइन, कल्पना, अनुमान, माप के माध्यम से संज्ञानात्मक। एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तुम ईवी उसमें पढ़ते हो, सीडीपी में पढ़ते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान से बच्चा सीखता है। अब अपने तार्किक चिंतन से बच्चा जो सीखेगा, तर्क लगाएगा, चिंतन करेगा, या फिर मनोपेशीय क्या मतलब होता है, मन का भी यूज करेगा और अपने हाथों यानी कि करके सीखना। जैसे ब्रूनर की थ्योरी कहती है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, वो उसका करके सीखने देना चाहिए, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, उस कौशल का क्या होता है, विकास। यहाँ पर भाषा का विकास होता है, क्योंकि देखो ईवीएस है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या होता है, ईवीएस के लिए अलग से सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता, बच्चे को मैथ की फॉर्म में 4 केले दिए थे, 2 केले तूने खा लिए, कितने बच गए, इस तरीके से, या फिर भाषा की फॉर्म में, या फिर आर्ट की फॉर्म में बच्चे को क्या दिया जाता है, ईवीएस का ज्ञान दिया जाता है। फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास में क्या दिया जाता है, आपको एक ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या आता है, सोशल साइंस भी आता है, साइंस भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है।
तो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है, अवलोकन, अवलोकन मतलब किसी चीज को किस दृष्टि से वो देखता है, बच्चा किसी भी चीज को किस दृष्टि से देखता है, रिकॉर्ड करता है अपने माइंड के अंदर उस आसपास की चीजों को देखकर, उनका क्लासिफिकेशन करता है, फिर उनका एक रिजल्ट निकालता है, कोई चित्रकारी कर रहा है, डिजाइन बना रहा है, अपने मन के अंदर कुछ कल्पनाएं कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है। जैसे कि बच्चे को ऐसे बताया जाता है कि ये फसलें हैं ना गर्मियों में उगाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों का जो एनवायरनमेंट होता है वो इनके लिए अनुकूलित होता है। फिर बच्चों को बताया जाता है कि जो गेहूं है, मटर है ना, चना हो गया, सरसों हो गई, ये सर्दियों में उगाई जाती है, इनको रबी की फसलें बोला जाता है। जो उसमें गर्मियों में जो उगाई जाती है उनको खरीफ की फसल बोला जाता है। फिर बच्चे ये कहते हैं कि ये जो तरबूज, खरबूज, जो सब्जियां, ये सब कब उगाई जाती है? ये कब उगाई जाती है? जब गेहूं की फसल को काट देते हैं तो उस टाइम पर इन फसलों को उगाया जाता है। और कब? खरीफ की फसल उगाने से पहले इनकी कटाई कर ली जाती है, इनको जायद की फसलें बोले जाते हैं। क्योंकि बच्चा आसपास में देखता है, गेहूं हमेशा सर्दियों में उगता देखता है, वो बाजरा हमेशा गर्मियों में देखता उगता है, तो उसको पता है कि ये तो सर्दी और गर्मी की फसल है, एक को रबी की फसल बोल देंगे और एक को खरीफ की फसल बोल देंगे। लेकिन बच्चा ये भी देखता है कि तरबूज, काकड़ी, ये सब चीजें ये कब उगाई जाती हैं, ये इनको क्या बोला जाता है? जायद की फसलें बोला जाता है। फिर आता है इंटीग्रेटेड डीवीएस। इंटीग्रेटेड डीवीएस के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो मैथ, लैंग्वेज या फिर पॉइम्स की फॉर्म में, कविताओं की फॉर्म में बच्चे का एक ईवीएस पढ़ाई जाती है। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट की फॉर्म में ईवीएस को पढ़ाया जाता है। और ये बात कब दी गई थी? ये एनसीएफ 2005 में लिखी हुई है ये बात। बच्चे को अभिव्यक्त करना, बच्चे को क्या सिखाया जाता है? अभिव्यक्त करना। जो उसने आसपास देखा उसको वो अभिव्यक्त करे, क्लास में वो बताएगा। अब जैसे नवंबर, अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है, तो अब किसकी बुआई हो रही है? अब किसकी बुआई हो रही है? गेहूं उगाया जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले कटाई किसकी? खेत को खाली किया गया, तो किसको काटा गया? कॉटन की जो फसल थी उसको काटा गया होगा, है ना, या फिर बाजरे को काटा गया होगा, मूंग को काटा गया होगा, या गंवार को काटा गया होगा। यानी कि बच्चा उसको जो देखा उसने आसपास उसको अभिव्यक्त करता है। सीखने और सवाल पूछने और अधिगम के अवसर मिलने चाहिए। यानी कि जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है उसमें बच्चे को अभिव्यक्त करना, सवाल पूछना, सीखना या अधिगम अवसर मिलने चाहिए। भाषा किताब में औपचारिक ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि किताब में बच्चे को लिख दिया और बच्चा उसको रट्टा मारे, यानी कि रोट लर्निंग पर तो वैसे ही हम फेवर में नहीं है। तो औपचारिक ना हो, भाषा है उसकी औपचारिक ना हो, उसको मीनिंग समझ में आना चाहिए। कि ऐसे लिख दिया रबी की फसल, उसे नहीं पता रबी की फसल क्या होता है, वो ये सोचता है कि कोई फसल है। लेकिन उसको बताना चाहिए कि विंटर्स में जो उगाई जाती है, नवंबर में जो उगाई जाती है, मार्च में जो काटी जाती है, उस फसल को रबी की फसल कहते हैं। उसके अंदर क्या आ सकता है? गेहूं आ सकता है, उसके अंदर चना आ सकता है, उसके अंदर सरसों आ सकती है, उसके अंदर मटर हो सकता है, गाजर, मूली हो सकती है। ये इसी टाइम पर उगाई जाती है। नहीं तो बच्चा सोचेगा रबी कोई किसी चीज का नाम है, जैसे गेहूं एक फसल का नाम है, ऐसे रबी भी एक फसल का नाम है। तो भाषा है उसकी, उसमें औपचारिक नहीं होनी चाहिए जिसको बच्चा समझ ना पाए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा समझ सके। वास्तविक जीवन से जोड़कर अध्ययन करना चाहिए, बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके। अब बच्चे को बता दिया कि जो यातायात के साधन है वो कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पानी में चलने वाले होते हैं, है ना, जल मार्ग बोलते हैं जिसको, हवा में उड़ने वाले हो गए, वायु मार्ग वाले हो गए, और एक फिर जो धरती पर चलते हैं। तो बच्चा उन सब चीजों को कनेक्ट करेगा ना। अब बच्चा स्कूल, मतलब बच्चे को पता ही नहीं होता कि जल मार्ग जैसे समुद्र में चलती हुई उसको जहाज नहीं दिखाई गई, चाहे हम टीवी में दिखा दें। अब टीवी भी देख रहे हो फैमिली के साथ, तो बच्चे को ये कनेक्ट करो कि ये देखो ये चीज इस कार्टून में यहाँ लिखी हुई है और तेरी बुक में वहां लिखी हुई है। जब बच्चे को घर पर पढ़ा रहे हो, उसके पेरेंट्स के लिए भी ये हिदायत है, क्योंकि मोस्टली तुम पीआरटी वाले की शादी हो चुकी होगी, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तुम घर पे पढ़ाते होगे। अदरवाइज तुमने अपना जब जेबीटी किया तब तुमने टीचिंग मेथड्स किए होंगे, या फिर कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल में तुम पढ़ा रहे होगे। तो वहां पर जब बच्चों को पढ़ाते हो तो मान लो एक शब्द आ गया और वो तुम्हें ये लगता है कि बच्चे को इसका मीनिंग नहीं पता, तो उसको अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखते हुए बच्चों को वो समझाना चाहिए कि इसका मीनिंग ये है और तुमने इस चीज को वहां देखा होगा। जैसे अलग अलग ड्रेसेस आ गई, अब विंटर्स में ये पहनते हो, समर में ये पहनते हो, कॉटन कब पहनते हो, सिंथेटिक क्लॉथ कब पहनते हो, रेनी सीजन में तुम क्या पहनते हो, है ना। तो बच्चे को वो कनेक्ट करवाओ, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास का बच्चा जो होता है ना, उसको सीजन के बारे में नहीं पता होता।
वो उस टाइम पर जब स्कूल में जाता है तब उसको थोड़ा थोड़ा याद होने लगता है कि सर्दियों में तो हम वूलन के कपड़े पहनते हैं, फिर बारिश के दिनों में हम रेन कोट पहनते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स में पसीना, वो पसीने को बाहर मतलब उसमें पसीना ज़्यादा आता है। वूलन ये क्या होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, ये पसीने को सोख लेते हैं। ब्लैक कलर के कपड़े कब पहनने चाहिए, व्हाइट कलर के कपड़े कब पहनने चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको कनेक्ट करो क्यों पहनने चाहिए। तो उस बच्चे का क्या होगा, माइंड बिल्ड होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगी, वो चिंतन करना सीखेगा, वो तर्क लगाना सीखेगा। नेक्स्ट है, अब एक ये चीजें हैं जो 6 थीम्स है हमारे ईवीएस में 6 थीम पढ़ते हैं हम। तो पहले थीम में क्या पढ़ते हैं, परिवार पढ़ते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, परिवार, दोस्त, जानवर, पौधे, रिश्ते, काम और खेल, ये किस में आते हैं, फर्स्ट थीम में आते हैं। मतलब इसके अंदर जो ये थीम्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक है, और 5 टॉपिक में जो पहला टॉपिक है तो इसके अंदर हम 6 ये टॉपिक पढ़ते हैं, परिवार पढ़ते हैं, दोस्त पढ़ते हैं, जानवर, पौधे, रिश्ते, काम और खेल। ये परिवार और दोस्त एक में आ गया, एक तो ये हो गया, फिर जानवर 2, पौधे 3, रिश्ते 4, काम और खेल 5 6। फिर हम फूड के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है ना। फिर हमें ये पढ़ते हैं कि विटामिन से हमें क्या फायदे होते हैं, प्रोटीन से हमें क्या फायदे होते हैं, कैल्शियम से क्या फायदे होते हैं, मिनरल्स के क्या फायदे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों कितना खाना चाहिए, फैट कितना खाना चाहिए, प्रोटीन बॉडी बिल्ड क्यों करता है, वो उसको बॉडी बिल्ड क्यों बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोला जाता है। फिर हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, फिर शेल्टर, आवास, अलग अलग स्टेट के अलग अलग आवास दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है उनका आवास अलग तरीके का होता है, बैम्बू का बना होता है। फिर किसी की स्लांट रूफ्स बनी होती हैं, ऐसे आवास के बारे में पढ़ते हैं। फिर ट्रैवल, यातायात के साधन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ ईवीएस विद अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन कैसा है, यह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करता है। ईवीएस किस पर बात करेगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की बात करेगा, भौतिक रसायन, भौतिक यानी कि फिजिक्स की बात करता है, फिर यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री की बात भी करता है, फिर कुछ सामाजिक अध्ययन, समाज के बारे में, जैसे कि ये परिवार और दोस्त ये समाज के हिस्सा होते हैं। फिर थी अर्थशास्त्र में भी हम इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, शैवाल विज्ञान में भी इसका अध्ययन करते हैं। ईवीएस का दायरा व्यापक है, ये दोबारा आ गया, ईवीएस का दायरा कैसा है, ईवीएस का दायरा व्यापक है। जैविक विविधता का संरक्षण, अलग अलग जैविक यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है उसको कंजर्व करने का काम किस में देखते हैं हम, ईवीएस में देखते हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, बाहरी जो पर्यावरण है वो किससे मिलकर बना होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, उसके अंदर सोशल इश्यूज भी होते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स मुद्दे भी होते हैं, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी होती है। यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो किसके अंदर किससे बना होता है, पी से बन गया पॉलिटिकल, ई से बन गया इकोनॉमिकल, और एस से बन गया सोशल, और टी से बन गया टेक्नोलॉजिकल। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पेस्ट को एनवायरनमेंट में किस तरीके से एलोबरेट करोगे, समझाओगे। पी से मतलब पॉलिटिकल मुद्दे, इकोनॉमिकल मुद्दे, सोशल मुद्दे और टेक्नोलॉजिकल मुद्दे, चारों मिलकर पेस्ट क्या बना देता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के घटक हैं ये, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तत्व हैं। आपसे पूछा जाएगा पीईएसटी की फुल फॉर्म, तो क्या बताओगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। और ये किसके घटक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के घटक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन के अपने समाज की प्रगति व विकास के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ते हैं हम, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ते हैं। अब वो सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ेंगे, जब हमारा समाज कैसे विकास कर रहा है, हमारे पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, हमारे रिश्तेदारों से संबंध कैसे हैं, हम विद्यालय के अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये सब पढ़ते हैं हम सामाजिक अध्ययन में। फिर एनवायरनमेंट का फिर से वो बता दिया कौन से घटक है, एक फिजिकल घटक है, एक बायोलॉजी। फिजिकल में क्या आता है, लैंड आता है, एयर आता है, वाटर। लैंड के बारे में किस में पढ़ेंगे, जियोलॉजी, इसीलिए मैंने बोला था 6th 7th 8th की आप ज्योग्राफी पढ़ लेना। एयर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं या वाटर के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में प्लांट का, एनिमल का और ह्यूमन का। प्लांट के अध्ययन बॉटनी में करेंगे, एनिमल का जूलॉजी में करेंगे, और ह्यूमन का ह्यूमैनिटीज में करते हैं। ये आर्ट वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये ह्यूमैनिटीज एक आर्ट वाले स्टूडेंट जो 11th 12th में आर्ट लेते हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा, उसमें टॉपिक्स में लिखा हुआ था एनवायरमेंटल एजुकेशन।
का अर्थ क्या है? मानव के आसपास दिखने वाले जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन ही पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी पर्यावरण शिक्षा के अंदर क्या आएगा? जो हमारे आसपास होने वाले जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है वो किस में आते हैं? पर्यावरण शिक्षा में आते हैं। बालकों का प्राकृतिक विकास किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। प्राकृतिक नेचुरल जो उसका डेवलपमेंट होता है वो पर्यावरण अध्ययन में ही किया जाता है। इसकी आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का मतलब क्या है? इसको मेडिकल वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इसको आर्ट वाले स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज में भी पढ़ते हैं और इसको इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के फॉर्म में कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कैसे रखें, उसको कंजर्व कैसे रखें। हमारे जो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं वो किस में पढ़ते हैं? हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा होना भी एक समस्या है और पॉल्यूशन होना भी एक समस्या है अपने आप में। पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है? थ्योरीज की बात करें, एनवायरमेंटल थ्योरीज की बात कर रहा है। बौद्धिक सिद्धांत, पर्यावरण की आवश्यकता के महत्व का बोध। बच्चे को ज्ञान होना चाहिए कि पॉल्यूशन होगा तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। जैसे कि दिवाली के दिनों में बच्चों को खांसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूट हो जाता है। बच्चा जैसे सांस लेता है, जितने भी आसपास के अंदर गंदी हवाएं हैं, एयर है, डस्ट है, वो सारी की सारी बच्चे में जाती है और बच्चा क्या करने लग जाता है? खांसने लग जाता है। तो ये बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, बच्चे ने इसको अपने दिमाग से, अपने चिंतन से, अपने तर्क से समझा कि जैसे ही दिवाली के दिन आते हैं, पराली जलाई जाती है या पटाखे जलाए जाते हैं, उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा और एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे ने किससे सीखा? बच्चे ने बौद्धिक सिद्धांत से सीखा। फिर आता है भावनात्मक सिद्धांत। भावनाओं से, फीलिंग से सीखता है बच्चा। ठीक है, बच्चे की फीलिंग, परिवार में कोई बीमार हो गया, वो खांस रहा है, तो बच्चे के अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चा, ये दादा दादी, नाना नानी ये कितने परेशान है। ठीक है, इनको मतलब मैं गर्म पानी ला के दे दूं, ठीक है, मम्मी पापा को कह दो इनको दवाइयां दे दो, दवाई दिलवा लाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। यानी कि इसके अंदर बच्चे का भावनात्मक सिद्धांत होना चाहिए। नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत को क्या बोलते हैं? मॉरल ड्यूटीज। बच्चे को पता होना चाहिए कि मॉरल ड्यूटीज उसकी क्या है। ठीक है, वो ऐसे पटाखे ना जलाए जिससे दूसरे को हार्म पहुंचे। ठीक है, जैसे कि मान लो गांव में तो वही होता है कि भैंस का दूध धो रहे हैं, उस टाइम पे दूध निकाल रहे हैं और उस टाइम पर बच्चे ने पटाखा बजा दिया तो वो भैंस कूद जाएगी, कूदेगी तो वो किसी को, अपना जो दूध निकाल रहा था उसको पैर मारेगी। अब बच्चे की नैतिकता में इतना होना चाहिए कि पटाखे बजाऊंगा तो थोड़ा सा आगे पीछे करके, जब ये काम चल रहा है दूध निकालने का, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पटाखे बजाऊंगा। यानी कि बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? नैतिक सिद्धांत भी आने चाहिए। क्रियात्मक सिद्धांत, बच्चा करके सीखता है। बच्चा कुछ भी सीखे, प्रयोग, ब्रूनर की थ्योरी भी यही कहता है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत होना चाहिए। बच्चा कोई भी काम आसपास में, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट वो करके सीखे। अब जैसे कि वो गेहूं को जून में उगा दे, ठीक है, अब वो देखे कि वो गेहूं का पौधा उगेगा या नहीं उगेगा, उगेगा तो वो फल देगा या नहीं देगा। या फिर उसमें जैसे कि एक्सपेरिमेंट करके देखे कि उसको अंधेरे कमरे में उगा दे या फिर उसको गमले में उगा दे या फिर उसको खाद बीज ना दे, तो बच्चा वो एक्सपेरिमेंट कर करके देखे। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रियात्मक सिद्धांत। यानी कि पूछा जाए पर्यावरणीय शिक्षा सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत है भौतिक सिद्धांत, फिर है भावनात्मक सिद्धांत, फिर क्या है? क्रियात्मक सिद्धांत, और एक क्या आ गया? नैतिक सिद्धांत। पर्यावरणीय शिक्षा प्रकृति, पर्यावरण की शिक्षा की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर कला होनी चाहिए, यानी कि आर्ट होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? विज्ञान होना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास में क्या क्या होता है? यानी कि बच्चे का शारीरिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसका संवेगात्मक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसका भावनात्मक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसका सामाजिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और उसका संवेगात्मक हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। यानी कि बच्चे के सारे क्या होने चाहिए? पक्ष मजबूत होने चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारे जो ईवीएस है उसको व्यवहारिक शिक्षा के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। व्यवहार में
जो आसपास होने वाली दिनचर्या, जो दिन में रात में जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में, जो अपने परिवार में, जो विद्यालय में, जो आसपास के एरिया में जो बच्चा अनुभव करता है, सीखता है, उस व्यवहारिक उसको अपने शिक्षा के अंदर सम्मिलित करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। प्रकृति की संरचना के समक्ष देता है, यानी कि प्रकृति कैसे बनी, अब ये सन क्या है, ये प्लैनेट्स क्या हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं या ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, सन ईस्ट में उगता हुआ क्यों दिखाई देता है, वेस्ट में छिपता हुआ क्यों दिखाई देता है, धरती कैसे रोटेट कर जाती है, उसको एक छोटे छोटे मॉडल बनाकर टीचर को क्लास में एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये अर्थ है, अर्थ घूमती है या सन घूमता है, सन को आग का गोला क्यों कहते हैं, वो इसके अंदर इतनी गर्मी क्यों है, मतलब दिन में क्या होता है, ये अर्थ है, ये मिट्टी है, ये गर्म क्यों हो जाती है, रात को वो जो तुम्हारे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाले हैं, वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट टीचर को करके दिखाने चाहिए और बच्चे को फील करवाना चाहिए। देखो मिट्टी है, वो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। आसपास की जो मिट्टी रात को बच्चे देखते हैं, ये शाम को नवंबर के दिनों में देखो, दिन में अभी गर्मी है तो मिट्टी गर्म है और रात को वही मिट्टी ठंडी कैसे हो जाती है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये छोटे छोटे टॉपिक्स छोटी क्लासेस की ईवीएस में दे रखे हैं और टीचर को इनको इस तरीके से समझाना चाहिए, उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके। नेक्स्ट आता है नैतिक मूल्यों का विकास। पहले उसकी आवश्यकता क्या है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक पक्ष मजबूत होने चाहिए, वास्तविक ज्ञान का प्रदान करता है। फिर आता है लर्निंग प्रिंसिपल, मैगजीम्स इंपॉर्टेंट है। मैगजीम्स ये तुम सीडीपी में भी पढ़ते हो, मैथ्स में भी पढ़ते हो, ईवीएस में भी पढ़ते हो, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ते हो, ठीक है। मैगजीम कैसे होना चाहिए, जो बच्चे को पहले से ज्ञान है और उससे जो ज्ञान नहीं है उस ज्ञान की तरफ लेके जाना चाहिए, यानी कि नॉन टू अननोन लेके जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। दूसरा सरल से जटिल, बच्चे को पहले छोटी छोटी चीजें बताओ और फिर थोड़ी मुश्किल चीजें बताओ, ऐसे ही आसान से मुश्किल। मुहूर्त, पहले बच्चे को चीजें दिखाओ, ठीक है। जैसे कि हम बच्चे को अब ईवीएस पढ़ रहे हैं तो बच्चे को कहीं पिकनिक पर लेके चले गए, ठीक है, वहां पर आपने पॉन्ड दिखाया, अब पॉन्ड के अंदर वो ग्रीन कलर की शैवाल बनी हुई है वो दिखाई, पॉन्ड के अंदर कौन कौन से जानवर हैं वो दिखाए, उनको वो पानी में ही रह सकते हैं या वो धरती पर भी रह सकते हैं, है ना। इस तरीके से बच्चे को सब चीजें दिखाई। तो मूर्त चीजों के बारे में बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। फिर बच्चे को अमूर्त चीजों में, पूर्ण से अंश, बच्चे को पहले पूरी चीज दिखाओ, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स दिखाओ, पूर्ण से अंश की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्थानीय टू वैश्विक, स्थानीय का मतलब क्या होता है, बच्चे को पहले आसपास की चीजों का ज्ञान कराना चाहिए। अब हरियाणा के बच्चे हैं तो हरियाणा के अंदर मतलब बायोडाइवर्सिटीज कितनी है, चिड़ियाघर कितने हैं, ये सब चीजें बताओगे, क्योंकि हरियाणा के बच्चे को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता होंगे, ठीक है। अब उसको बता दिया कि एक कुरुक्षेत्र के अंदर चिड़ियाघर है, एक भिवानी के अंदर चिड़ियाघर है, एक रोहतक के अंदर चिड़ियाघर है, तो वो ये भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र ये वो सब नाम जानता है, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स के अंदर घुमा के लेकर आओ, मतलब घुमा के लेके आना ये नहीं है कि उसको क्लास से उठाकर घुमा के लेके जाओ, उसको मैप के अंदर, उसको ग्लोब के अंदर मैप बताओ, उसको इंडिया का मैप ये है, उसके अंदर हरियाणा ये है, इसके अंदर ये चीजें हैं हरियाणा के अंदर, फिर दूसरे स्टेट्स की बताओ, ठीक है। फिर उसको वैश्विक स्तर पर लेकर, यानी कि पहले स्थानीय नॉलेज दो और फिर वैश्विक नॉलेज दो। विश्लेषण से संश्लेषण, यानी कि पहले बच्चा एनालिसिस करना सीखे, चीजों का विभाजित करना सीखे, वर्गीकरण करना सीखे और फिर उनको जोड़ना। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़कर सीखना, जैसे कि पूरी चीज थी ना यहाँ पर, पूर्ण, उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। मान लो जैसे कि गाड़ी को बच्चे तोड़कर देखते हैं, आते ही ईंट मारेंगे और उसके सारे पुर्जे अलग कर देते हैं, फिर उनको जोड़ना सीखते हैं। तो वही बात है कि पहले तोड़कर सीखना फिर जोड़कर सीखना, या उसी को बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण या एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर आता है उसमें एक लिखा हुआ था पर्यावरण शिक्षा की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसी को टॉपिक को मैं लेकर आई हूं कि उसकी समस्याएं क्या है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव होने व आमजन द्वारा इसे महत्व न देना एक प्रमुख समस्या है। यानी कि जो पर्यावरण है ना, सब्जेक्ट तो ये बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट का इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो खेत को साफ किया, गेहूं की कटाई करी और गेहूं को वो मशीन से काट लेते हैं आजकल, हार्वेस्टिंग जब करते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर भूसा रह जाता है जमीन से उखड़ा हुआ, और वो क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। अब आग लगाएंगे तो पोल्यूशन होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी,
पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। अब उसके अंदर से मीथेन जैसी गैसेस भी आती हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। अब लोगों को इसकी पहचान नहीं है, लोगों को इसकी एनवायरनमेंट शिक्षा का ज्ञान नहीं है। ये एक तरह की क्या बन गई समस्या, यानी कि हर लोग मतलब बुक में तो पढ़ लेते हैं लेकिन रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते, नुकसान फिर होता ही होता है। ऐसे ही जैसे कि नदी के किनारे बैठकर, नहर के किनारे बैठकर कपड़े धोना शुरू कर दिया। अब वो कपड़े धो रहे, डिटर्जेंट जा रहा है, साबुन जा रहा है, जो भी चीज जिस चीज से भी धो रहे हो, गंदगी है वो सारी की सारी नहर में चली गई। ठीक है, जैसे कि ये कागज है, पॉलिथीन्स हैं। अब सरकार एक तरफ से तो झंडा उठाती है कि पॉलिथीन पे बैन होना चाहिए। अब सरकार पॉलिथीन पे बैन करेगी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई फैक्ट्री वाला उस पॉलिथीन को बना लेगा, नहीं बनाएगा। लेकिन ऑब्वियसली सरकार बोलती रहती है कि पॉलिथीन पे बैन है, पॉलिथीन पे बैन है, और मार्केट में पॉलिथीन आ रहा है। बैन कहाँ है, जब बनने ही बंद होंगे तभी तो आने बंद होंगे ना। ये एक पॉलिथीन है, वो बहुत ही बड़ा डेंजरस पॉइंट है। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, लेकिन बैन होने के नाम पर सिर्फ कहा जाता है, बैन नहीं हो रहा है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव होना व आमजन द्वारा इसके महत्व न देना एक प्रमुख समस्या। यानी कि आमजन है, पॉलिथीन हर कोई आदमी खरीदता है, तो पॉलिथीन हर कोई आदमी खरीदता है तो इसका मतलब इसको क्या है, इसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। उपयोगी शिक्षण साहित्य का अभाव, पर्यावरण शिक्षा से संबंध साहित्य की भारतीय भाषाओं में अनुपलब्ध है। यानी कि वो पर्यावरण शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको ऐसे बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट मान लिया जाता है और उसको कह देते हैं कि बच्चा ऐसे ही उसको रीड करके सीख लेगा। ठीक है, जो साहित्य उपलब्ध है वह भी सतरानुकूल न होने से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा नहीं होती। यानी सतरानुकूल का मतलब बच्चे के सतर के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, अब मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ में तो ईवीएस पढ़ा दिया, आगे फिर कहाँ पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते ही नहीं। अब बच्चे को बार बार मतलब उसको एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में न होना, पाठ्यक्रम में पर्यावरण का उचित स्तर प्रदान नहीं किया गया। शिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में मतलब इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं के फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता, इसको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। इसको जैसे कि मैथ है, 10th तक मैथ पढ़ता ही पढ़ता है बच्चा, है ना, 10th क्लास तक मैथ पढ़ता ही है, साइंस भी पढ़ता ही है, सोशल साइंस भी पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ता है। ऐसे ईवीएस को नहीं पढ़ाया जाता, तो इसको सम्मिलित करना आवश्यक है। अधिगम सहायक क्रियाकलापों का न होना, विद्यालयों में शिक्षणों का समयाभाव, पर्याप्त बजट न होना। अब पर्यावरण अधिगम करवाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे को कहीं ट्रिप पर लेकर जाया जाए। अब स्कूलों में तो ट्रिप जाते ही नहीं, एक आधी 2-4 साल में एक आधा ट्रिप जाता है, उसमें बच्चे अपने खुद के पैसे कलेक्ट करके जाते हैं। तो क्या होता है, पर्याप्त बजट नहीं होना, या फिर उसके लिए कोई सेमिनार नहीं बनाए जाते, शैक्षिक भ्रमण जैसी क्रियाओं का अभाव होता है। यानी कि शिक्षण जो विधियां हैं वहां पर ये जो बच्चा पर्यावरण के बारे में कैसे सीखेगा, उसको लाइव देखकर, ठीक है, उसको सकारात्मक रूप से देखकर ही तो उस चीज को समझ पाएगा, और वहां तक बच्चे को लेकर नहीं जाया जाता। पर्यावरण शिक्षकों का अभाव, अब ये जो एनवायरमेंट टीचर होते हैं, जैसे कि मैथ का टीचर हो गया, वैकेंसी अलग से आती है, उसका सोशल साइंस का टीचर हो गया, हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, ऐसे एनवायरमेंट के कोई अलग से टीचर थोड़ी होते हैं। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पर्यावरण शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अतः पर्यावरण के प्रति छात्रों के वांछित जागरूकता का नितांत अभाव है। यानी कि हर उसके लिए अलग से कोई टीचर नहीं होता है। भौतिकवादी सभ्यता से पर्यावरण का नुकसान, भारतीय साहित्य विश्व के समस्त देशों में औद्योगिक के फलस्वरूप, यानी कि दिन दहाड़े बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं। भौतिकवादी सभ्यता पनपने के कारण पर्यावरण संरक्षण में गौण होता जा रहा है। यानी कि इसके ऊपर मुख्य ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसके ऊपर गौण ध्यान दिया जा रहा है। एक होते हैं मुख्य नियम और एक होते हैं गौण। यानी कि मुख्य तो क्या होता है, कंपलसरी, और गौण क्या होते हैं कि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत उसकी तरफ ध्यान दे दिया गया। अब जैसे कि फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री जो बंदा लगा रहा है वो इसके जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करे। ठीक है, अब अगर उसको अलाउड नहीं है वहां पर तो भी वो कैसे भी जुगाड़बाजी करके फैक्ट्री लगा लेता है, जबकि लिखा हुआ ये जाता है कि ये रूल्स को फॉलो करे। यानी कि वहां का कोई पेड़ पौधा नहीं काटेगा, वो वहां का वायु पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहां पर ये क्या बोलते हैं इसको, शोर नहीं होना चाहिए, मतलब आवाज नहीं होनी चाहिए, शोर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां का जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वहां के आम जनजीवन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
अब वो किसी जगह से आप किसी बस्ती को खाली करवा रहे हो तो उसको दूसरी जगह पर एडजस्ट करोगे, ऐसे सब रूल रेगुलेशन पूरे करोगे तभी फैक्ट्री लगाने दी जाएगी। लेकिन कोई भी फैक्ट्री लगाने वाला, फैक्ट्री का मालिक है, वो 100% उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। एक तो क्या है, भौतिकवादी सभ्यता से पर्यावरण को नुकसान है, दूसरा शिक्षकों का अभाव है, तीसरा क्या है, अधिगम सहायक क्रियाकलापों का न होना, यानी कि लर्निंग टीचिंग एड्स न होना, पाठ्यक्रम में अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना, और उपयोगी शिक्षा साहित्य का अभाव है। ये क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी की समस्याएं हैं। उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक। अच्छा, ये क्या आती है, टीचिंग मेथड्स। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, अब सब अलग अलग शिक्षण विधियां तुमने सीडीपी में भी पढ़ी होंगी, इंग्लिश में भी पढ़ी थी तुमने। ऐसे ही यहाँ पर पर्यावरण की शिक्षण विधियां। सबसे पहली शिक्षण विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि का मतलब क्या होता है, टीचर सामने खड़ा होता है और बुक में जो चैप्टर लिखा है उसको एज इट इज पढ़ देते हैं, बच्चे को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करता। तो इस पाठ्य पुस्तक विधि को क्या बोला जाता है, परंपरागत विधि भी बोला जाता है, पुरानी विधि बोला जाता है। परंपरागत का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पुराना मेथड। टीचर आया क्लास में, बुक खोली और उस बुक को एज इट इज पढ़ दिया। इस विधि को क्या कहा जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि। अन्य विषयों की भांति सामाजिक अध्ययन को भी प्रत्येक कक्षा के पाठ्य पुस्तक में निर्धारित की जाती है। शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य इस पर आधारित करना होता है, अतएव वह कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक विधि सर्व प्रचलित है। मतलब इसका मतलब यही है कि टीचर सामने खड़ा होकर उस पाठ को पढ़ देते हैं। दूसरा आता है व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि। व्याख्यान विधि में क्या करता है कि पाठ्य पुस्तक नहीं लेता, टीचर क्लास में आया, ना कोई उसके पास सामग्री है, ना उसके पास कोई किताब है, वो क्लास में आए और उन्होंने एक टॉपिक को समझाना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया। अब बच्चे उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, अपने चिंतन का उपयोग करके, अपने संज्ञानात्मक सोच का उपयोग करके बच्चे उस टॉपिक के साथ कनेक्ट होते हैं। बच्चे को ना तो कोई मतलब कोई ऐसी सामग्री सामने दिखाई जाती जैसे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई प्रयोग करने के लिए कोई सामने प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, ऐसा भी नहीं दिखाया जाता। ना बच्चे के सामने क्या होती है, बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है। सिर्फ भाषण के द्वारा व्याख्यान करके एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है व्याख्यान विधि या भाषण विधि। व्याख्यान अथवा भाषण विधि से अभिप्राय है भाषण द्वारा शिक्षण प्रदान करना। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत प्रकरण को सरल और सुबोध भाषा में, यानी कि भाषा कैसे यूज करेगा, सरल भाषा यूज करेगा, और कैसी भाषा यूज करेगा, सुबोध, जो बच्चों को समझ आ जाए, है ना, ऐसे शब्दों का यूज करेगा जो बच्चे को समझ आ जाए। इसमें शिक्षक अपने भाषण के दौरान पाठ्य पुस्तक एवं अन्य किसी साधन का मतलब कोई शिक्षा सामग्री का प्रयोग नहीं करता। प्रस्तुत प्रकरण को वह इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करता है उन्हें सभी बातें भली भांति समझ में आ जाए। यानी कि कोई एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को बच्चों के सामने सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करके उसका क्या कर दिया, व्याख्यान कर दिया, उसको क्या कर दिया, बच्चों के सामने एलोबरेट कर दिया, उसको समझा दिया। तीसरी विधि क्या है, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में बच्चे को एक समस्या दी जाती है, बच्चे को जानबूझकर एक प्रॉब्लम दी जाती है और फिर उसको उस बच्चे से उस समस्या का समाधान करवाए जाते हैं। जैसे कि मैथ है, मैथ में तो आपने एक क्वेश्चन दे दिया और बच्चे को कह दिया कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। ऐसे ही आप ईवीएस में, सोशल साइंस में क्या दोगे, बच्चे को एक समस्या दोगे और समस्या का समाधान बच्चा खुद से सोल्व करे, पहेली बनाकर उसके सामने एक प्रस्तुत कर दी, उसको बोला जाता है समस्या समाधान विधि। किसी समस्या को लेकर आयोजित एवं गठित किया जाता है ऐसी क्रिया, ये एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें छात्रों के सम्मुख कोई भी चुनौतीपूर्ण समस्या रखकर उसके समाधान का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि में विद्यार्थियों को सम्मुख वास्तविक जीवन की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है और बच्चा क्रियात्मक चिंतन, क्रियात्मक मतलब उसको सॉल्व करेगा, क्रिया करेगा, करके देखेगा, चिंतन द्वारा उनमें परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। सीवी गुड ने समस्या समाधान विधि को परिभाषित करते हुए कहा, समस्या विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दोबारा सीखने के लिए बच्चे को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, बच्चे के सामने क्या रख दी, एक समस्या चुनौती की फॉर्म में रख दी। फिर आता है वाद विवाद। वाद विवाद विधि में क्या करेंगे, बच्चे ग्रुप डिस्कशन करना, ठीक है, किसी भी टॉपिक की मेरिट बताना, अनमेरिट बताना। ठीक है, मान लो बच्चे के सामने कोई एक ऐसा टॉपिक रख दिया जो बच्चे उसके बारे में मेरिट्स भी बताएंगे, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। या फिर बच्चे को मान लो तालाब के अंदर ये कचरा फेंक देते हैं
या पॉलीथीन के मेरिट्स डीमेरिट्स, यानी कि बच्चा क्या करेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता बोला जाता है इसको। बच्चे आपस में 2 ग्रुप में बैठ गए और एक उसके फायदे बताएंगे और एक क्या बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे। अब एक पेपर पर लिख लिए जाएंगे फायदे एक तरफ और नुकसान। अगर फायदे 15 हैं और नुकसान 5 हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, हमारे काम की चीज है। और नुकसान ज्यादा है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ऐसी शिक्षण विधि, यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र परस्पर विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क से सामाजिक अध्ययन के विभिन्न प्रकरणों, समस्याओं, प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं और आवश्यक निर्णयों पर पहुंचते हैं। यह सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यानी कि वाद विवाद में क्या होगा, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नए कार्य की योजना बनानी हो, नया कार्य की योजना बनानी हो, भावी कार्य के लिए कोई निर्णय लेना हो, सामूहिक रूप से कोई सूचना देनी हो, किसी विषय को स्पष्ट करना हो, किसी विषय से संबंधित विभिन्न विचारों का विश्लेषण करना हो, विद्यार्थियों की रुचियों को विकसित करना हो, आदि विभिन्न कार्यों में वाद विवाद विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। यानी कि आपने कोई योजना बनानी है, कोई निर्णय लेना है, कोई विषय को स्पष्ट करना है या किसी विषय से संबंधित कोई और विचारों का विश्लेषण करना हो तो कौन सी विधि बेटर रहेगी, वाद विवाद विधि। फिर आता प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करेगा, बच्चा प्रयोग करके सीखेगा, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, है ना। जैसे कि बलून, मतलब जैसे कि हवा है, हवा के अंदर वजन होता है नहीं होता, तो बलून में हवा भरता है बच्चा, फिर उसको दोनों तरफ से ऐसे लटका दिया जाता है। अब जिसके अंदर बलून में हवा भरी थी वो नीचे आ गया, तो बच्चा वहां क्या कर रहा है, प्रयोग। ईवीएस पढ़ रहे हैं तो छोटी क्लासेस में, अब बच्चे छोटी क्लासेस में कौन से प्रयोग करके सीखते हैं, वो छोटे छोटे प्रयोग करके सीखेंगे, यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्राचीन काल का शिक्षण मुख्यतः पाठ्य पुस्तक पर आधारित था। कोई प्रयोग नहीं होते थे, किस पर आधारित था, पाठ्य पुस्तक पर आधारित था। परंतु आज शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानचित्र पर आप बच्चे को बताओगे ये हरियाणा है, यहाँ नदियां हैं, यहाँ पहाड़ हैं, ये स्टेट है, इसके अंदर ये इस तरह की जैविक चीजें पाई जाती है, यहाँ पर अजैविक चीजें हैं, यहाँ इस चीज के खदान है। यानी कि मानचित्र पर दिखाओगे आप, ग्लोब पर दिखाओगे, चित्र पर, चार्ट पर, प्रोजेक्ट, बुलेटिन कार्ड पर, टेप रिकॉर्डर से सुनाओगे, विभिन्न प्रकार की अलग अलग पुस्तकें जिसके अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हों, पत्रिकाएं। इस कारण सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को एक प्रत्यक्ष कक्षा अथवा प्रयोगशाला, देखो यहाँ पर है ना, ये सामाजिक अध्ययन लिखा है हर जगह पर, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडी, है ना। ईवीएस पढ़ रहे हैं हम, एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ लिखा क्या है, सामाजिक अध्ययन। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं और जो एनवायरमेंट की शिक्षण विधियां ऑलमोस्ट क्या है, हमारी सेम है। क्योंकि ईवीएस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सोशल स्टडी भी पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन लिखा है। यहाँ पर एनवायरमेंटल अध्ययन भी, पर्यावरण अध्ययन भी लिखा जा सकता है, को अलग पृथक कक्षा अथवा प्रयोगशाला में सीखते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षित अध्ययन विधि। निरीक्षित का मतलब क्या होता है, निर्देशन देना, यानी कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। अब इसमें क्या करेगा, बच्चा कुछ काम कर रहा है और टीचर क्या करता है, निरीक्षण करता है, निर्देश देता है, कुछ ना कुछ उसकी मदद करता है, एडिशनल उसको हेल्प करता है, सहायता देता है जहां पर बच्चा कोई गलती करता है, उसको क्या बोला जाता है, निरीक्षित अध्ययन विधि। इस विधि का प्रचलन अमेरिका के 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हो गया। इसका प्रयोग परंपरागत विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया। इस विधि को निर्देशित अध्यापन विधि, यानी कि परंपरागत विधि तो क्या थी, बुक को टीचर खड़ा हुआ, बुक में से पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको तो क्या बोला जाता था, परंपरागत विधि या पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक विधि बोला जाता था। यहाँ पर क्या करता है, उसको बदलने के लिए किसका काम किया गया, निरीक्षित अध्ययन विधि, यानी कि टीचर किसका काम करेगा, निरीक्षण का काम करेगा। सामाजिक विषयों के शिक्षण में यह विधि बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इस पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें विभिन्न क्रियाओं, उसकी योजनाओं, समस्याओं आदि का समावेशन होता है। शिक्षण के लिए विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। इसमें छात्रों को कार्य दिया जाता है, उसके उपरांत देखो बच्चे को क्या दे दिया, कार्य दे दिया, और उसके उपरांत छात्र अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं और शिक्षक उनके कार्य को निरीक्षण करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि बच्चा क्या करता है, उस कार्य के अंदर संलग्न हो जाता है और टीचर का काम क्या होता है, टीचर उसमें निरीक्षण करता है, इसीलिए इस विधि को निरीक्षित विधि बोला जाता है। इसके अतिरिक्त वह निर्देशन भी प्रदान करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देता है।
निर्देशन हेतु पृथक रूप से एक और शिक्षक की नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि देखो, एक टीचर तो पहले से था और साथ में एक एडिशनल टीचर को और नियुक्त कर दिया गया, जो क्या देगा, निर्देश देगा और क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। कुछ विद्वानों का मत है कि इस पद्धति का प्रयोग से छात्रों को शिक्षालय को समस्त क्रियाओं का निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अध्ययनशाला में उन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण व निर्देशन हो पाएगा जो कि निर्धारित कार्य से संबंधित हो। यानी कि आप लेबोरेटरी में जाओगे, प्रयोगशाला में सिर्फ उन्हीं चीजों को निरीक्षण दिया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जो कि निर्धारित कार्यों से संबंधित हो। ठीक है, आप लैब में एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, बायोलॉजी लैब में आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो फिजिक्स की लैब के, तो वो कैसे पॉसिबल है? यानी कि जिस काम से संबंधित आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी के क्या दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। फिर आती है नेक्स्ट विधि, स्रोत विधि। अब स्रोत विधि का क्या करता है, बच्चा उसको आमने सामने देखकर उसको महसूस करे। ठीक है, मान लो आप पढ़ा रहे हो, इसके अंदर किसको पढ़ा रहे हो, आप अशोक को पढ़ा रहे हो। अब अशोका तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, मतलब वो अब है ही नहीं। आप क्या अशोका को प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखा पाओगे, लेकिन अशोका के द्वारा किए गए जो कार्य है वो स्तंभों पर लिखे हुए। ठीक है, तो हम बच्चे को वहां पर क्या करवाएं, भ्रमण करवाएं, वहां पर ले जाकर उस बच्चे को वो स्रोत दिखा सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का अत्यंत महत्व है, यानी कि आमने सामने बच्चे को वहां ले जाकर वो चीज दिखाई जाए। शिक्षार्थी किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखकर कार्य करने में जितना ज्ञान प्राप्त करता है, उतना ज्ञान वस्तु का कार्य विषय में पढ़कर नहीं कर सकता। यानी कि बच्चा उसको सामने उस प्रोसेस को होते हुए, मान लो चीनी की फैक्ट्री है, अब चीनी की फैक्ट्री में गन्ने से चीनी निकाली जाती है, बच्चा उस फैक्ट्री में विजिट करेगा, भ्रमण करेगा, तभी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। आप बुक के अंदर उसका प्रोसेस लिख दोगे, बुक के अंदर प्रोसेस लिख दिया, बच्चे को नहीं समझ आएगा, या बच्चा उसको क्या कर लेगा, रोट लर्निंग कर लेगा। यानी कि बच्चा जब प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखता है तब उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाता है। उदाहरण के लिए किसी दर्शनीय स्थल, भवन, पर्वत, बांध, कारखाने, अब बता दिया कि जैसे कि बांध है, अब बिजली से बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। अब बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि पानी से बिजली कैसे बनी, तो उसको उस बांध पर लेकर जाकर उसको वो टरबाइन, उसको वो जनरेटर, वो सब चीजें दिखाएंगे, तब पता समझ में आएगा उसको कि बिजली कैसे बनती है। उसको कारखाने में विजिट करवाकर उद्योग आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस विषय में सुनने अथवा पढ़ने की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से जाकर अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि बुक में पढ़कर या देखकर या सुनकर नहीं, वो उसको खुद जाकर देखेगा, तभी उसका अध्ययन प्राप्त होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, यदि हम अशोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि न तो अशोक मौजूद है और न ही उनको देखा जा सकता। उस टाइम पर क्या लेंगे, अप्रत्यक्ष ज्ञान। अब अप्रत्यक्ष ज्ञान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जहां पर अशोक के स्तंभ बने हुए हैं वहां पर हम जाएंगे। स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के स्तंभ किसका काम करेंगे, स्रोत का काम करेंगे। शिलालेख, जो पत्थरों पर लेख लिखे गए हैं, ताम्र पत्रों, जैसे कि तांबे के बर्तनों पर कुछ उसके श्लोक्स लिखे हुए हैं, विभिन्न एवं अन्य मूर्तियां, खंडहरों आदि के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को मूर्त रूप से प्रदान किया जाता है। यानी कि पहले तो अशोक की फोटो देखेंगे, फिर उसके बारे में जो बातें लिखी हुई है उनको देखेंगे, तब हम अशोक को फील करेंगे कि ये भी एक कोई आदमी था, इसका भी कोई एक रोल था। ठीक है, अब ऐसे तो हम अशोक तो घर में चाचा मामा ताऊ फूफा के नाम भी हो सकते हैं, वो अशोक और ये अशोक का डिफरेंट क्या चीज है। अशोक नाम में ही डिफरेंट नहीं है, उसके कामों में भी जो विभिन्नता है वो उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। और किससे महसूस करेंगे, उसके स्रोत। ये शिलालेख, स्तंभ, ताम्रपत्र, ये किसकी तरह काम करते हैं, स्रोतों के फॉर्म में, उनके माध्यम के फॉर्म में हम काम करते हैं। जब हम टीचिंग एड्स, यानी कि ये इसके अंदर जो एड्स जो पढ़ते हैं हम, टीचिंग एड्स, उसके सामग्रियां जो पढ़ते हैं, उस सामग्रियों में के फॉर्म में भी स्तंभ है, शिलालेख है, ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, ये सामग्री की फॉर्म में काम कर सकते हैं। फिर आते हैं इकाई विधि। इकाई विधि सामाजिक अध्ययन की विभिन्न शिक्षण विधियों में आधुनिकतम है, यानी कि सबसे नवीनतम कौन से, इकाई विधि। समस्या एवं योजनाओं के पश्चात ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्षेत्र में इकाई विधि का सर्वाधिक उपयोग होता है। इकाई किसी पाठ्यक्रम, मतलब कोई पाठ्यक्रम की इकाई हो सकती है, किसी पाठ्य पुस्तक की हो सकती है, किसी विशेष क्षेत्र की हो सकती है, किसी प्रयोगात्मक कलाओं और विज्ञानों का एवं विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उप विभाजन है। इकाई का मतलब क्या होता है, कोई यूनिट। अब पूरा चैप्टर याद नहीं होता, बच्चा क्या करता है, उसको तोड़कर सीखता है,
उसकी एक यूनिट को अब याद कर लिया, फिर दूसरी यूनिट को, फिर तीसरी यूनिट को, फिर पहली दूसरी तीसरी को रिवीजन करेगा, फिर चौथी को कर लिया। यानी कि एक पूरे सब्जेक्ट को एक साथ याद न करके उसको हम तोड़कर इकाई की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको हम सीखे। जैसे कि अब तुम पीआरटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पीआरटी एग्जाम देने के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम सीडीपी भी पढ़ते हो, तुम मैथ भी पढ़ते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह से शाम तुमने सब कुछ पढ़ लिया। अब जैसे इस टाइम तुम क्या पढ़ रहे हो, शिक्षण विधियां किसकी, ईवीएस की पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक यूनिट की फॉर्म में हो गया, यानी कि एक यूनिट है ये शिक्षण विधियां। तो इकाई किसी पाठ्यक्रम की हो सकती है, किसी पुस्तक की हो सकती है, किसी विशेष क्षेत्र की हो सकती है। ये विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों और ज्ञान को किसी केंद्रीय विषय योजना और समस्या को गिर्द ऐसा संगठन है जिसका विकास अध्यापक के नेतृत्व में बालकों के समूह द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से किया जाता है, यानी कि ये क्या है, इकाई योजना। फिर आते हैं अलग अलग विधियां, जैसे कि कहानी कथन विधि। अब कहानी कथन विधि क्या होगी, टीचर बच्चे को एक कहानी की फॉर्म मतलब कहानी बताएगा और कहानी से ही बच्चा क्या करेगा, कुछ सीख लेगा, ठीक है। इस तरीके से कोई कहानी बता दी जिसके अंदर एनवायरनमेंट का रोल, जिसके अंदर प्रदूषण करना हमारे लिए कितना खतरनाक है, पहले कहानी की फॉर्म में एक स्टोरी बताई और फिर उससे एक शिक्षा निकली कि दिवाली वाले दिन पटाखे बजाना हमारे लिए कितना नुकसान हो सकता है। किसी और की स्टोरी बना दी और बच्चे को वो स्टोरी सुनाई, बच्चे को समझ आ गया कि पटाखे बजाने से कितना नुकसान होता है। अभिनय भूमिका, अभिनय भूमिका का मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या किया जाए, एक अभिनय प्ले किया जाए, एक रोल प्ले किया जाए, ठीक है। अभिनय प्ले करके। अवलोकन, अवलोकन मतलब उस जगह को दिखाकर। वार्तालाप, बच्चे आपस में जो बात करते हैं ना, वो हमेशा ऐसे मत समझा करो कि क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत काम करे। हो सकता है कि किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, वार्तालाप करके एक दूसरे से बात करके वो किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो उससे भी वो कुछ सीख रहे हैं। वाद विवाद अभी बताया था, ग्रुप डिस्कशन टाइप। आत्मकथ्य विधि, आत्मकथ्य विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की बायोग्राफी पढ़ा दी क्लास में, है ना, किसी भी अच्छे महान आदमी की बायोग्राफी को पढ़ाकर आप वहां पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। प्रविक्षित अध्ययन विधि, सामाजिकृत, समाज के बारे में बताकर, व्याख्यान मतलब एक्सप्लेनेशन करके, पाठ्य पुस्तक बुक में से पढ़कर, प्रयोगशाला में ले जाकर, व्याख्यान प्रदर्शन, ये फिर से आ गया व्याख्यान विधि। फिर प्रयोगशाला विधि, फिर उसके बाद ऐतिहासिक विधि, यानी कि पुराने इतिहास को जब समझाना है तो उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, मानचित्र के ऊपर, पहले मानचित्र इंडिया का कैसा होता था, अगर इंडिया का इतिहास समझाना है तो इंडिया का पुराना मानचित्र लेकर आओगे, उस विधि से समझाओगे। फिर आती है योजना और परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ध्यान से देख लेना, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अमेरिका के जो रिचर्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग शब्द का पहली बार उपयोग किया था। लेकिन इसको इस प्रयोग शब्द का मतलब वो जनक तो किसको बोला जाता है, जॉन डेवी को बोला जाता है, लेकिन इसका प्रतिपादक किसको बोला जाता है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक को बोला जाता है। देखो तीन शब्द इंपॉर्टेंट। प्रयोग शब्द का पहली बार प्रयोग नाम किसने लिया, रिचर्ड्स ने, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पूर्व प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र व अभियंता, अभियंता क्या था, इंजीनियरिंग तथा सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अपने कार्य का खाका खींचना और संरचना तैयार करने के लिए अर्थ में किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग कौन करते थे, सबसे पहले एक तो कौन करते थे, जो व्यवसायिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रीज के फॉर्म में, दूसरे कौन करते थे, इंजीनियर्स होते थे, और तीसरे कौन से होते थे, सर्वेक्षणकर्ता, जो किसी चीज की रिपोर्ट को जारी करते, सर्वे करते, ठीक है, वो इस शब्द का प्रयोग करते थे। किसी का खाका खींचना यानी कि आप उसके लिए पहले से कोई एक मापदंड निर्धारित करते हो उसके लिए। 1908 में मैसाचुसेट्स स्टेट शिक्षा बोर्ड ने फुलवारी एवं मुर्गी पालन जैसे कार्यों के लिए, अब ये क्या थे, उनके प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया। इस तहत विद्यार्थियों को छोटे छोटे कार्य करने को दिए जाते और उन्हें होम प्रोजेक्ट कहा जाता। बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते थे और घर से उस प्रोजेक्ट को सोल्व करके लाते थे। सबसे पहले किसके लिए दिया था, फुलवारी और मुर्गी पालन के लिए। प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा व अवधारणा कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डेवी के द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए प्रोजेक्ट विधि का जनक, प्रोजेक्ट विधि का जनक किसको कहा जाता है, इसीलिए इन्हें प्रोजेक्ट विधि का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जॉन डेवी को। लेकिन प्रतिपादक कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अब तीन नाम आ गए, तीन नाम कौन कौन से आ गए, अलग से मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि इंपॉर्टेंट। एक तो कौन आ गए, रिचर्ड्स, ये तो कौन थे जिसने सबसे पहले इसका नाम दिया था प्रोजेक्ट मेथड का, प्रोजेक्ट का,
दूसरे कौन आ गए थे? दूसरे आ गए थे जॉन डीवी। अब जॉन डीवी कौन है? डीवी। जॉन डीवी कौन है? जनक। और तीसरे कौन है? प्रतिपादक। अब प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी इस विधि का दर्शन का प्रयोगवादी विचारधारा पर तथा मनोविज्ञान की व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित थे। यानी कि मनोविज्ञान, इसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ते थे कौन? जॉन डीवी। ठीक है, 1918 में जॉन डीवी के शिष्य, अब ये विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। ये इस विधि के रूप में प्रतिपादित किया। भारत में इस विधि को लाने का श्रेय, भारत में इस विधि को कौन लेकर आए थे? ईसाई शिक्षण संस्थानों को दिया गया। और भारत में इस विधि का सर्वप्रथम पंजाब राज्य के मोगा जिले में प्रयोग किया गया। देखो प्रोजेक्ट विधि क्या थी? बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते थे, होम प्रोजेक्ट। सबसे पहले कहाँ दिया गया था? फुलवारी और मुर्गी पालन में दिया गया था। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका के रिचर्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, और जॉन डीवी का शिष्य कौन था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इसका प्रतिपादक है और जनक इसका कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसके सोपान पूछ लिए जाते हैं प्रोजेक्ट विधि के। तो प्रोजेक्ट विधि के लिए क्या सोपान क्या होगा? सबसे पहले तो आपके सामने एक समस्या रखी जाएगी, उसका क्या करोगे? प्रस्तुतिकरण। पहला स्टेप तो क्या है? समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण। फिर उसके लिए क्या बनाओगे? आप योजना बनाओगे। योजना बनाने के बाद उसकी रूपरेखा दोगे। योजना को फिर उसको रूपरेखा देने के बाद उसको क्रियान्वित करोगे। फिर उसका मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन होने के बाद यानी कि इवैल्यूएशन हो गया उसका, उसके बाद उसका क्या करोगे? लेखा जोखा। यानी कि कितने स्टेप है इसके प्रोजेक्ट विधि के? 6 स्टेप। सबसे पहले आप क्या करोगे? समस्या है जो आपके, उसका मतलब समस्या को विस्तार से देखोगे, उसको प्रस्तुत करोगे। फिर उसके लिए आप क्या करोगे? वैसे भी नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके देखो, आपके सामने एक समस्या आ गई, उस समस्या को आपने प्रस्तुत कर दिया कि मेरी ये समस्या है। फिर आप उसके लिए क्या करोगे? योजना बनाओगे। योजना बनाने के बाद अब आपने सोच लिया कि मैं ऐसे ऐसे ठीक इसको सोल्व करूंगा। फिर आप उसकी रूपरेखा तैयार करोगे। रूपरेखा तैयार होने के बाद जो योजना बनाई उसको करके देखोगे। जब करके देखा फिर उसका मूल्यांकन हुआ, फिर उसका क्या किया आपने? लेखा जोखा। उसके गुण और अवगुण भी देख लो। इस विधि की योजना को क्रियान्वित छात्रों के द्वारा पूरे किए जाते हैं, जिसमें परिश्रम करने की प्रवृत्ति, यानी कि प्रोजेक्ट को खुद सोल्व कर रहा है तो बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी? परिश्रम करने की प्रवृत्ति होगी। बच्चे के अंदर क्या होगी? तर्कशीलता, क्योंकि खुद करके देख रहे हैं तो तर्कशीलता होगी। परिश्रम करने की प्रवृत्ति होगी। उसके अंदर मूल्यांकन की दक्षता होगी, क्योंकि मूल्यांकन कर रहा है। निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी। और इस विधि को सीखने के लिए 3 नियम, बच्चे के अंदर तत्परता होनी चाहिए। थॉर्नडाइक के 3 नियम थे ना, तत्परता होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए और उसका प्रभाव होना चाहिए। यानी कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो बच्चा उसको दोबारा करने की कोशिश करेगा। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। यह विधि बालकों में प्रजातांत्रिक भावनाओं को विकास करती है, यानी कि बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। इसके नुकसान क्या है? इसके अंदर सबसे पहला नुकसान तो यही है कि धन और समय का अधिक खर्च होता है। यानी कि एक तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए धन लगता है और दूसरा क्या होता है? समय ज्यादा लगता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, यानी कि छोटे बच्चे नहीं प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते हैं। ये सामूहिक कार्य पर आधारित है, जिससे बालक का व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान नहीं हो पाता। यानी कि मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नहीं पता लगता। सभी विषयों के इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर आती है खेल विधि। बच्चा खेल से सीखेगा। खेल में, अब बच्चा खेल से सीखेगा तो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5, यानी कि वो सुनकर, देखकर, सूंघकर, फील, टच करके, इन सब ज्ञानेंद्रियों को यूज करके खेल के माध्यम से उस बच्चे का क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और बच्चा खुद फील करके सेंसेस से जो सीखेगा खेलते टाइम, यानी कि खेलते खेलते वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? खेल विधि। विद्यार्थियों के सभी ज्ञान खेल में ही दिए जाते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण देते हुए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से गणितीय संपत्तियों का विकास किया जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती है: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
इससे क्रम से रंग, रूप, आकार का ज्ञान हो जाता है। बच्चे को सुनकर ध्वनि, शब्द, लय, ताल का ज्ञान, सूंघ कर गंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में खेल विधि का उपयोग सरलतापूर्वक किया जाता है और बच्चे ऐसे खेल खेल कर जो चीजें सीखते हैं वो परमानेंट सीख जाते हैं, उनको फिर कभी भूलते नहीं। खेल विधि के लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है कि मनोवैज्ञानिक विधि है। ये प्रणाली अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्र अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करते हैं। इससे बच्चे में क्या आता है? आत्मविश्वास की भावना आती है। बच्चा खुद खेल खेल में सीख रहा है तो बच्चे में क्या होगा? आत्मविश्वास की भावना आएगी। इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है तो उनका क्या होता है? एक तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है, इंद्रियां सुदृढ़ हो जाती हैं। ठीक है, सुदृढ़ तथा लचकदार बनाते हैं। छात्र इधर उधर दौड़ने मापने में मांसपेशियों को दृढ़ बनाते हैं। स्वतंत्रता का महत्व, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है? स्वतंत्रता। शिक्षण में इस विधि को अपनाने से छात्रों में हुए हर प्रकार की स्वतंत्रता रहती है। रुचि का विकास होता है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। बच्चे के अंदर क्या आ जाती है? मोटिवेशन की भावना आ जाती है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। और क्या करता है बच्चे के अंदर? ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि क्या होगी? प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देंगे और बच्चा क्या करेगा? उससे बहुत कुछ सीख लेगा। सामाजिक अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर प्रश्न प्रभावशाली ज्ञान से निश्चित अंश है, क्योंकि ये समूह दोनों प्रश्नों को अनुसंधान तथा खोज के लिए एक चुनौतीपूर्ण युक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं। इस विधि में अध्यापक विषय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न करते हैं। मान लो टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, जो आंसर दिया वहां से टीचर ने फिर एक क्वेश्चन निकाल लिया, बच्चे ने फिर उसका आंसर दे दिया, फिर जो आंसर दिया वहां से फिर टीचर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों, कैसे, कब, है ना। तो क्या होता है? छोटे छोटे प्रश्न करके एक टॉपिक को पूरा कर दिया जाता है। जैसे कई बार यहाँ पर तुम देखते हो कि पहले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं टॉपिक से पहले, और उस क्वेश्चन को लेकर उसके आसपास की सारी चीजें बता दी जाती। जैसे कि मान लो इससे पहले वाली योजना विधि थी, प्रयोजना विधि थी, किलपैट्रिक उसके प्रतिपादक थे, है ना। जॉन डीवी उसके क्या थे? जनक थे। रिचार्ड्स ने उसका नाम दिया था। तो ये क्या थी? एक योजना प्रयोजना विधि। अब उसके आसपास की सारी बातें बता दी। तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालकर बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है और उससे बच्चा आसपास की सब चीजों को सीख लेता है। उस विधि को क्या बोला जाता है? प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में अध्यापक विषय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न करता है। प्रश्न के उत्तर के आधार पर अपने प्रश्न और उसके उत्तर के आधार पर उससे अगला प्रश्न किया जाता है। यानी कि बच्चे ने जो उत्तर दिया उसी में से एक प्रश्न और निकाला और फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया। प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय वस्तु का कोई बिंदु प्रतिपादित हो जाने पर अध्यापक द्वारा पूरक कथन के माध्यम से उस बिंदु को व्यवस्थित व स्पष्ट किया जाता है। यानी कि बच्चा जहां अटक गया तो उस टीचर क्या करेगा? उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा। कुछ विषय प्रकरण इस प्रकार के भी हैं जिसमें केवल प्रश्नों पर निर्भर करने का काम नहीं चलता, पूरक प्रश्नों का समावेश अधिक होने पर छात्र को सक्रिय सहयोग की मात्रा कम पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में छात्र उत्तर देने में सामर्थ्य संभावना को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फिर वहां पर आप क्या यूज करोगे? टीचिंग एड्स सामग्री का यूज करोगे। फिर आते हैं पर्यटन भ्रमण। अब पर्यटन भ्रमण मतलब बच्चे को वहां उस जगह पर घुमा कर लेकर आओगे, पर्यटन करवा कर लाओगे, घुमा कर लाओगे। इसके प्रवर्तक कौन थे? पेस्टोलॉजी। इस विधि प्रकृतिवादी शिक्षण दर्शन पर आधारित है। प्रकृतिवादी क्यों बोला गया? क्योंकि प्रकृति उस बच्चे को दिखाओगे, उस जगह को ले जाकर दिखाओगे। मान लो कोई भी चिड़ियाघर लेके चले गए, ठीक है, कोई तालाब दिखाने के लिए लेकर चले गए, कोई खेत दिखाने के लिए लेकर चले गए, तो बच्चा किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान कराना। बच्चे एक साथ लेकर जाओगे, बाहर की स्थितियों का ज्ञान कराओगे, तालाब की परिस्थिति का दिखा दोगे, उद्यान, संग्रहालय या किसी चिड़ियाघर। शिक्षा शास्त्रियों के अनुमान पर्यटन एक ऐसा साधन है जिससे द्वारा छात्र अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष देखकर सुदृढ़ और स्थायी बनाता है। यानी कि देखने के बाद फिर भूलता नहीं है बच्चा। इस विधि के शिक्षक बालकों को जिज्ञासा एवं समस्याओं का समाधान करता है। फिर आती है ये पर्यटन और भ्रमण, ये तुम पढ़ लेना। ये प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है। यानी कि इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है, ज्ञान की पूर्णता होती है, बच्चा रोचकता होता है। यानी ये लिखा हुआ, यानी कि बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ज्ञान पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है, बच्चे के अंदर क्या आती है? रोचकता आती है। ठीक है, कहाँ कहाँ भ्रमण करवा सकते हो? किसी सामाजिक संगठन
किसी मंदिर में लेके चले गए, किसी मदरसे में लेकर चले गए, भौतिक भौगोलिक परिस्थितियों में, या कोई ऐतिहासिक स्मारक है, या कोई प्राकृतिक या औद्योगिक यानी किसी फैक्ट्री के अंदर लेके चले गए, किसी इंडस्ट्री के अंदर लेके चले गए, किसी ऑफिस में, किसी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर लेकर चले गए और बच्चे को दिखा दिया। इस पेज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? इसके देने वाले कौन थे? ऑगस्ट फ्रॉबे। इन्होंने क्या बताया था? विद्यालय को एक उद्यान बताया था, टीचर को माली बताया था, और बच्चे को क्या बताया था? जो पौधा है वो कौन था? बच्चा। टीचर कौन था? माली। पौधा कौन था? बच्चा। और विद्यालय क्या था? एक गार्डन था। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। अब मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने, ये कौन थे? इटली की थी, और इन्होंने किस पर बल दिया था? इंद्रियों पर बल दिया था। और इन्होंने क्या था कि सबसे पहले क्या करता है बच्चा सुनता है, फिर उसके बाद क्या करता है? बोलता है, फिर उसके बाद क्या करता है? पढ़ता है, और फिर क्या करता है? लिखता है। खेल पद्धति देने वाले कौन थे? हेनरी कॉल्डवेल कुक। डाल्टन विधि, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ह्यूरिस्टिक अनुसंधान, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या करता है? बच्चा खोज अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। प्रोजेक्ट विधि, विलियम हेनरी किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक थे, और इस जॉन डेवी क्या प्रयोजनावाद पर आधारित है। पर्यटन विधि कौन थे? पेस्ट्रोलॉजी। समस्या समाधान विधि, सुकरात। इकाई विधि को देने वाले कौन थे? मॉरिसन। प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात। और बेसिक बुनियादी शिक्षा विधि, ये कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने क्या कहा था? बच्चे को कौन सी शिक्षा दो? बच्चे को बेसिक बुनियादी शिक्षा दो, जिससे बच्चे का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास। बच्चे को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। इसको 2-3 बार पढ़ लेना, इस पेज से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है शिक्षा सामग्री। क्लास को शायद यहीं खत्म करते हैं मेरे ख्याल से, तो ये किसी और क्लास में करवाऊंगी। टीचिंग एड्स वैसे तुमने इंग्लिश वाले में भी की थी। शिक्षण सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो क्या होती है, टीचर क्लास में जो पढ़ाने आता है तो अपने साथ कुछ सामग्री लेकर आता है, वो दिखाने के लिए लाएगा, तो उनको क्या बोला जाएगा? दृश्य सामग्री। ठीक है। और जो ऑडियो वीडियो बोलते हैं ना, देखने वाली क्या होगी? दृश्य सामग्री होगी। फिर और कौन सी होती है? नेक्स्ट, इसको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना ग्रुप में, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक ये जरूर देख लो भाई, एक होती है प्रक्षेपित और एक क्या होती है? अप्रक्षेपित। ये पूछ लिया जाता है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित तो क्या होती है? सामग्री, वे सामग्री जिनका प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि सामने से ऐसे प्रतिबिंब बनता है। फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्राइप, एपिडास्कोप, जादुई लालटेन, स्लाइड्स। और अप्रक्षेपित कौन सी होती है? जिनका कोई बिंब नहीं बनता, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, रेखा चित्र हो गया, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, रेडियो आदि। ये सारी कौन सी सामग्रियां होती हैं? ये होती हैं दृश्य सामग्रियां। ठीक है। और सर्वे सामग्रियां कौन सी थी? जिसमें से आवाज सुनाई दे, जैसे कि टेलीविजन हो गया, और टेलीविजन के अंदर दिखाई भी देगा तो उसको किसमें लिख लेंगे? उसके अंदर ले लेंगे सर्वे और दृश्य। देखो इस पेज को पीछे करते हैं एक बार। दृश्य सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं? ये देखो, ये वे सहायक सामग्री होती है शिक्षण क्षेत्रों के सम्मुख प्रदर्शित की जाती हैं और बच्चा देखकर, जैसे कि समय सारणी, कार्टून, पोस्टर, रेखाचित्र, रेखाकृति, प्रतिरूपी, नमूने आदि। ये कौन सी सामग्रियां होती है? दृश्य सामग्रियां होती हैं। और सर्वे सामग्रियां कौन सी होती है? जिसे सुनाई देगा, जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। ये कौन सी होगी? सर्वे सामग्रियां। और एक क्या होती है? दृश्य सर्वे, जिसमें दोनों टाइप की आती है, जैसे कि ये वाली चलचित्र, सिनेमा, टेलीविजन, नाटक, कठपुतली, लैपटॉप। ये किस में आते हैं? दृश्य। 3 टाइप की सामग्रियां होती हैं, एक दृश्य सामग्री होती है, एक सर्वे सामग्री होती है, एक दृश्य और सर्वे मिलकर बनती है। दृश्य में सिर्फ देखेंगे, सर्वे में सिर्फ सुनाई देंगे, और जो दोनों काम होते हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, कठपुतली बोलने वाली जो कठपुतली होती है, लैपटॉप, चलचित्र, ये किस में आते हैं? दृश्य सर्वे में। फिर चौथी टाइप की होती है आधुनिक, जिनको बोला जाता है आधुनिक शिक्षण सामग्री। तीसरी तो ये थी, चौथी है प्रक्षेपित, जिसका प्रतिबिंब बने, और अप्रक्षेपित, जिसका प्रतिबिंब ना बने। जैसे कि ये फिल्म स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन, स्लाइड्स, ये क्या होते हैं? प्रक्षेपित। और अप्रक्षेपित कौन से होते हैं? जिसका प्रतिबिंब ना बने, जिसका रिफ्लेक्शन ना बने, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, रेखा चित्र हो गया, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, रेडियो। और बाकी करेंगे हम किसी और क्लास में, अभी तबीयत खराब है। इंग्लिश की पेडागोजी देखनी हो तो
एक यूट्यूब के ऊपर ही एक 2.5 घंटे की शायद क्लास है, वहां से आप देख सकते हो। इसके नोट्स चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़कर नोट्स मांग लेना, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, इसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास को अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।